हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अगर आप होम साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास भी आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम आपको क्वेश्चनों की व्याख्या भी यहाँ पर कराने वाले, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले। और क्लास में आपका स्कोर कितना रहा ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधानों को उनके कार्यान्वयन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यहाँ पर आपको कुछ अधिनियम दिए गए हैं, आपको उन्हें कालक्रमानुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। अगर हम यहाँ पर पहले बात करें, यहाँ पर पहला दिया गया है व्यवस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, दूसरा यहाँ पर दिया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तीसरा यहाँ पर दिया गया है प्री कंसेप्शन एवं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट, चौथा यहाँ पर दिया गया है हिंदू विवाह अधिनियम, और पांचवा यहाँ पर दिया गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, छठा यहाँ पर दिया गया है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। यहाँ पर आपको इन्हें व्यवस्थित क्रम में लगाना है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। पहले यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें, पहले चौथा आएगा यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम, फिर यहाँ पर दूसरा आएगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम, फिर पहला आएगा गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, फिर यहाँ पर आएगा तीसरा प्री कंसेप्शन एवं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक अधिनियम, फिर यहाँ पर पांचवा आएगा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, और फिर यहाँ पर छठा आएगा यहाँ पर कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। आइए देख लेते हैं यहाँ पर इन्हें क्रम वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं विधानों को उनके कार्यान्वयन के कालक्रम के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पर पहले की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम, इसका जो यहाँ पर सन रहा है ये 1955 ईस्वी। वही दूसरा हमारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, इनका कभी कभी यहाँ पर पूछ लेता है कि कब ये पारित किया गया था। वही गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम 1971 का है, और प्री कंसेप्शन एवं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट ये 1994 का है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वही कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 का, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा, महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में यहाँ से पूछे गए हैं। आइए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कार्यरत वातावरण में मनुष्य की विभिन्न अवस्थिति के अध्ययन को कहा जाता है। ऑप्शन पहला यहाँ पर दिया गया कार्य शरीर वृत्ति, दूसरा यहाँ पर दिया गया है शारीरिक यांत्रिक, तीसरा यहाँ पर दिया गया है कार्य सरलीकरण, और चौथा यहाँ पर दिया गया कार्य एर्गोनोमिक्स। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से कार्य एर्गोनोमिक्स, यहाँ पर कार्यरत वातावरण में मनुष्य की विभिन्न अवस्थिति के अध्ययन को कहा जाता है कार्य एर्गोनोमिक्स। आइए देख लेते हैं व्याख्या के साथ में। यहाँ पर कार्य एर्गोनोमिक्स, कार्यरत वातावरण में मनुष्य की विभिन्न अवस्थिति के अध्ययन को कहा जाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर कार्य सरलीकरण से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। कार्य सरलीकरण का शाब्दिक अर्थ है कार्य को सरल तरीके से करना। निखिल एवं डोर्सी, यहाँ पर ये परिभाषा भी पूछी गई है। कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल एवं शीघ्र विधि और सचेतता पूर्वक खोज करना। कार्य सरलीकरण की तकनीक मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, औपचारिक और पेन पेंसिल तकनीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी आप नोट करते चलेगा। कार्य शरीर वृत्ति, शारीरिक रूप से अपंग स्त्रियों के लिए कार्य सरलीकरण अधिक महत्व रखता है, क्योंकि इन स्त्रियों के पास या तो ऊर्जा या मात्रा ही कम होती है, या साधारण कार्य हेतु भी इन्हें अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं, अतः इन अपंग स्त्रियों को ऊर्जा संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए, आप इसे भी नोट करते हुए चलेगा। आई होप आपके सब कुछ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है? नियंत्रण, प्रशिक्षण, प्रबंधन या कोई नहीं। DSSB PGT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह किसका विवरण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से ये है आदमियों द्वारा नतीजे पाना यह विवरण है प्रबंधन का। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है लक्ष्यों का जानना, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, तीसरा ऑप्शन धन का विश्लेषण, चौथा यहाँ पर आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य। PGT 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, लक्ष्यों को जानना। आय व्यवस्थापन में सबसे पहला आवश्यक है लक्ष्यों का जानना। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, लिगन्स
मॉडल में संचार का छठा तत्व है? संचारक, संदेश, श्रोता या श्रोता प्रतिक्रिया। पीजीटी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि लिगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। लिगन्स मॉडल में संचार का छठा यहाँ पर तत्व होता है श्रोता प्रतिक्रिया। आइए देख लेते हैं व्याख्या के अनुसार। यहाँ पर संचार मॉडल का सामान्य अर्थ संचार की प्रक्रिया से होता है। अनेक लोगों ने संचार मॉडल को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। लिगन्स महोदय द्वारा प्रस्तुत संचार के प्रमुख तत्व इस प्रकार है, जिसमें हमारा पहला होगा प्रेषक, दूसरा होगा हमारा संदेश, तीसरा होगा माध्यम, चौथा व्यवहार, पांचवा श्रोता और छठा हमारा होगा प्रतिक्रिया, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिस्थापित आवाज का अधिकतम दबाव होना चाहिए? 80 से 90 डेसिबल, 110 से 120 डेसिबल, 60 से 70 डेसिबल या 100 से 110 डेसिबल। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जीआईसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि प्रतिस्थापित आवाज का अधिकतम दबाव होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है 80 से 90 डेसिबल, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रस्तावित आवाज का अधिकतम दबाव 80 से 90 डेसिबल होना चाहिए। यहाँ पर विभिन्न सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुआ है कि 100 डेसिबल ध्वनि का व्यक्ति के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि निरंतर लंबे समय तक 85 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि का भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस तथ्य शोर की सीमा 75 डेसिबल से 85 डेसिबल के मध्य निर्धारित की है। इससे अधिक तीव्रता की ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। आप इसे भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम ANP में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संबद्ध है? नीपसीड, केयर, एकीकृत बाल विकास सेवा या यूनिसेफ। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम, जिसे हम ANP कहते हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यहाँ पर संबंध है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही यूनिसेफ, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं व्याख्या के द्वारा। भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम ANP से यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंध है। यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये भी यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का एक विशिष्ट शाखा है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहाँ से ये डेट भी पूछी जा सकती है, ये भी आप नोट करते चलेगा। यूनिसेफ का उद्देश्य है मातृ एवं शिशु रोग के निवारणार्थ तथा इसके उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए संघर्षशील है। इस प्रकार यूनिसेफ ने 1959 में विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं आहार कार्यक्रम चलाए। इस कार्यक्रम का संचालन महिला मंडल ने किया। 1963 में पुनः इसी कार्यक्रम में गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए भी पोषण सेवाएं तैयार की गई तथा इसका व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम रखा गया। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम रखा गया। ये भी आप नोट करते चलेगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ये इन्हें आप नोट करते चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा, माता और शिशुओं का प्रशिक्षण का, निरोग व्यक्तियों का। आपको यहाँ पर बताना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है, तो किसका प्रबंध करता है ये आपको बताना है। क्या विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा या माता और शिशुओं का या प्रशिक्षण का या निरोग व्यक्तियों का? टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रबंध करता है विश्व जन स्वास्थ्य की रक्षा का, तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, वह संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है? ऊंचा उठाना, योग्य बनाना, सशक्तिकरण या विकास। यूजीसी नेट 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि वह संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, सशक्तिकरण। ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, खाली स्थान कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। ज्ञानप्रद, समाकलनात्मक,
या शिक्षाप्रद या प्रभावी। डी एसएसबी पीजीटी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही होगा, शिक्षाप्रद। कार्य संचरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों संगठनों में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने भाई बहन, अपने फ्रेंड्स में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बताना है कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको हमारे कंटेंट से ज़रा भी फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों तक जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते, ताकि उन बच्चों को भी यहाँ से क्लास का फ़ायदा मिल सके। और भी बच्चों को इसमें जोड़िए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि आप अगर हमारा साथ देंगे तो हम और भी बेहतर से बेहतर आपके लिए यहाँ पर करेंगे। वैसे तो हम आपके लिए और भी यहाँ पर अच्छे से अच्छा करें, ये हमारी इच्छा है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। अभिरुचि, ध्यान आकर्षण, ध्यान विकर्षण या संतुष्टि। यूपी टिजरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा, क्योंकि प्रसार शिक्षा से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से ध्यान विकर्षण, ये प्रसार शिक्षण का चरण नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं व्याख्या के साथ में। प्रसार शिक्षा में चरण, जेपी लिगन्स के अनुसार प्रसार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक अच्छे प्रभावी प्रसार शिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित 5 चरण सम्मिलित है। कौन कौन से चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहला इसमें दिया गया स्थिति एवं समस्या का समाधान, दूसरा उद्देश्य एवं समस्या का समाधान, तीसरा शैक्षिक योजना और चौथा मूल्यांकन और पांचवा पुनर्विचार। और आप यहाँ पर देखें सामान्य चरण भी यहाँ पर दिए गए, जिसमें आपका ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, इच्छा, विश्वास, जानकारी, क्रिया और संतुष्टि और मूल्यांकन। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। जिसे भी आपसे यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको अपना आंसर सही से यहाँ पर करके आना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1985, 1972, 1982 या 1979। आपको यहाँ पर बताना है कि औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया। जीआईसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 1979 में औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय सन 1979 में प्रारंभ किया गया, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। औपचारिक शिक्षा एक प्रकार की संस्थागत शिक्षण पद्धति है जिसकी सीमाएं विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक ही सीमित होती है। इसके एक नियमित वर्गीकृत पाठ्यक्रम होते हैं तथा परीक्षाओं के आधार पर शिक्षार्थी को उत्तीर्णता प्रदान की जाती है। तो आप यहाँ पर नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है। संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोग या मूल्यांकन। डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मूल्यांकन। शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोत्तम स्तर है मूल्यांकन। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया अधिगम प्रक्रिया से, दूसरा ऑप्शन दिया गया अधिगम परिस्थिति से, तीसरा ऑप्शन दिया गया अधिगमकर्ता से, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। टीजीटी राजस्थान में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की तो अधिगम प्रक्रिया से भी ये संबंधित है, अधिगम परिस्थिति से भी संबंधित है और अधिगमकर्ता से भी संबंधित है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, टेबुलर राशा का मतलब होता है कुर्सी और मेज। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ब्लैंक स्लेट, तीसरा है टेबुलर अरेंजमेंट, चौथा ऑप्शन है बोर्ड का स्लेट। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2012 और 13 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो टेबुलर राशा का जो मतलब होता है वो होता है ब्लैंक स्लेट। यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और सीटेट में तो इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो ये टेबुलर राशि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये किसके द्वारा कहा गया था बच्चे के मन को खाली स्लेट किसके द्वारा कहा गया था? तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जॉन लॉक के द्वारा बच्चे के मन को ब्लैंक स्लेट कहा गया था।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। ऑप्शन कैनाइन, ऑप्शन 2 दाढ़े, ऑप्शन 3 केंद्रीय कृंतक, ऑप्शन 4 अग्र चैवर्णक। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में बार बार ये पूछा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपी टीजीटी 2021 10, 5 और 4 में भी क्वेश्चन पूछा गया। एलटी 2020 और उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ऐसे क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना बढ़ जाती है, तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते ही चलेगा। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि प्रथम अस्थायी दांत होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, केंद्रीय कृंतक, ये प्रथम अस्थायी दांत होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं व्याख्या के द्वारा। जन्म के पश्चात 6 से 8 माह के बीच शिशु के दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और 2.5 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक लगभग 20 दांत आते हैं। बालकों के दांतों के विकास की नींव तो गर्भकालीन अवस्था में ही तीसरे माह से पड़ जाती है, किंतु पूरी तरह परिपक्व होकर जन्म के पश्चात 6 से 7 माह बाद ही मसूड़ों से बाहर निकलते हैं। बालक के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। अगर आपसे पूछे कि बालक के जीवन में दांत कितनी बार निकलते हैं, तो 2 बार निकलते हैं। अस्थायी दांत और स्थायी दांत। दांत कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से दांत होते हैं, अस्थायी और स्थायी दांत। अस्थायी दांतों की यहाँ पर संख्या 20 होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 6 से 7 यानी कि 6 से 7 माह से या 2.5 वर्ष तक प्रथम अस्थायी दांत केंद्रीय कृंतक निकलते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। स्थायी दांतों की यहाँ पर ये 6 वर्ष की उम्र में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। इनकी संख्या 30 से 32 तक होती है। 6 से 7 वर्ष की उम्र में 1 से 2 स्थायी दांत निकल आते हैं। तो आपसे एग्जामिनर किसी भी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको अपना आंसर सही से लगाकर आना है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं, तो इन्हें भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है। 2.5 लीटर, 0.5 लीटर या 2.0 लीटर या 1.5 लीटर। आपको यहाँ पर बताना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अपना आंसर देते हुए चलना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारा पर है 1.5 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र निष्कासित करता है, तो 1.5 लीटर। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छानकर आए जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्ण के कारण होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो आप इसे भी नोट करते चलेगा। मूत्र के गंध का कारण उपस्थित कार्बनिक पदार्थ होता है। एक सामान्य व्यक्ति में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है। मूत्र अम्लीय प्रकृति का होता है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। इसकी इकाई भी पूछी जाती है नेफ्रॉन, ये भी आप नोट करते चलेगा। तो यहाँ पर भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, नेत्रदान में प्रदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। रेटिना, आइरिस, लेंस या कॉर्निया। आपको यहाँ पर बताना है कि नेत्रदान में प्रदाता की आंख निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है। यह आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कॉर्निया। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमें जरूर बताया करें कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, ताकि हम और भी इसमें, अगर आपको कंटेंट पसंद भी नहीं आ रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम इसमें और भी यहाँ पर सुधार कर सकें। और हम और भी यहाँ पर प्रयास आपके लिए ऐसे ही करते रहेंगे और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आपको हमें अपना कीमती समय देना है और आपको क्लास को लास्ट तक देखते हुए चलना है। तो चलिए देख लेते हैं अपना 19वां क्वेश्चन। शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। उद्भवन अवधि, रोग प्रतिरोधक क्षमता, निसंक्रमण या इनमें से कोई नहीं। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, रेबीज को खालिस्तान भी कहते हैं। वायु भय, जल भय, अति भय, समृद्धि भीति। टीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि रेबीज को खालिस्तान यहाँ पर दिया गया, आपको बताना क्या कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रेबीज को जल भय भी कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। रेबीज जिसे हाइड्रोफोबिया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जल भय,
कहा जाता है, यानी कि पानी से डर लग के नाम से भी जाना जाता है। यह एक घातक विषाणुजन्य रोग है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को मुख्य प्रभावित करता है। मनुष्य में यह रोग ऐसे किसी जानवर के काटने से होता है जिसमें रेबीज के विषाणु विद्यमान होते हैं। सिर दर्द, गले में यानी कि सिर दर्द, गले में दर्द तथा हल्का बुखार 2 से 10 दिन तक इस रोग के प्रारंभिक लक्षण हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जल भय, ये भी आप नोट करते चलेगा, और हाइड्रोफोबिया ये भी पूछा गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोफोबिया भी इसे कहा जाता है और जल भय इसे हिंदी में कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर तो अपना आंसर देते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? एलिथ्रीन, एसिटिलीन, पॉलीथ्रीन या सल्फर? पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है। आपको अपना आंसर देते चलना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से जो रसायन होता है वह होता है एलिथ्रीन। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन खालिस्तान होता है 1400 ग्राम, 900 ग्राम, 1200 ग्राम या 1000 ग्राम? आपको यहाँ पर बताना है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एक वयस्क मानव मस्तिष्क का भार 1450 ग्राम या 1400 से 1450 का होता है। तो आप यहाँ पर नोट करते चले, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ पर 1400 दिया गया है तो उसके आसपास का यही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मस्तिष्क कपाल के एक सुदृढ़ बक्से में कपाल गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्का आवरण एवं मेरेसिस नामक झिल्ली से ढका रहता है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा, मेरेसिस नामक झिल्ली से ढका रहता है। मस्तिष्क के भार, यहाँ पर आपको मस्तिष्क के भाग दिए गए हैं जिसमें आपका अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क यहाँ पर दिया गया है। अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है जिसमें आपका सेरिब्रम और डायनेसिफेलो आपको दिया गया है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें डायनेसिफेलोन, यहाँ पर इसके भी 3 भाग में बांटा गया है जिसमें आपका थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है जिसमें आपका सेरिबेलम, पोन्स बोरोलाई और मेडुला ऑब्लिगेंटा। तो आप इसे भी नोट करते चलेगा, क्योंकि यहाँ से इन सभी पॉइंटों से एग्जामिनर ने किसी न किसी तरह से क्वेश्चन पूछ रखे। तो आप इन्हें भी मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते हुए चलेगा और नोट करते हुए चले, ताकि एग्जाम के समय आप उन्हें रिवाइज कर सको और इसका फायदा आप उठा सको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? टीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताने की शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, पेशी उत्तक या एडिपोज उत्तक? जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 और टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रक्त संयोजी उत्तक है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, गर्भ धारण करने का निश्चित पता चलता है? पेट बढ़ना, उल्टी होना, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना या रक्तचाप बढ़ना? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि गर्भ धारण करने का निश्चित पता कैसे चलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, मूत्र में हार्मोन्स का मिलना गर्भ धारण का निश्चित पता चलता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है? पहला ऑप्शन यहाँ पर देगा मातृ सुरक्षा योजना, दूसरा ऑप्शन कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना, तीसरा ऑप्शन राजीव गांधी किशोरी योजना या चौथा ऑप्शन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना? यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु एक योजना है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के द्वारा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, यह योजना महिलाओं को शैक्षिक रूप से विकसित करने हेतु एक योजना है। इस योजना की शुरुआत जुलाई
4 में मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु की गई है। इसे 1 अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया। इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यालयों में विशेष रूप से महिला साक्षरता की दर बहुत कम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से कई क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पर 2004 में की गई थी। और इसे कब यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान में इसे कब मिला लिया गया था? 1 अप्रैल 2007 को। ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, सामुदायिक विकास योजनाएं निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन तुरंत बदलाव पर, ऑप्शन 2 परस्पर सहयोग पर, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत विकास पर, या ऑप्शन 4 केवल आर्थिक विकास पर। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि सामुदायिक विकास योजनाएं निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए, तो किस पर केंद्रित होनी चाहिए ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर से परस्पर सहयोग पर। सामुदायिक विकास योजनाएं परस्पर सहयोग पर केंद्रित होनी चाहिए, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, कठपुतली को इससे आसानी से बनाया जा सकता है। विशेष खरीदी से, ऊंचे दाम पर, बाजार से, सस्ती उपलब्ध सामग्री से। DSSB PGT 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कठपुतली को इनमें से आसानी से बनाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कठपुतली को आसानी से बनाया जा सकता है सस्ती उपलब्ध सामग्री के द्वारा, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य है प्रेरित करना, जानकारी पैदा करना, रुचि जागृत करना, या उपरोक्त सभी। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015, यूजीसी नेट एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आपको यहाँ पर बताना है कि पोस्टर उपयोग करने का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है। अगर हम यहाँ पर बात करें पोस्टर उपयोग करने के उद्देश्य की, तो प्रेरित करना ये भी इसका उद्देश्य है, जानकारी पैदा करना ये भी इसका उद्देश्य है, और रुचि जागृत करना ये भी पोस्टर का उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि है। आपको बताना है क्या होगा। पहला ऑप्शन परिपत्र, दूसरा ऑप्शन प्रदर्शन, तीसरा ऑप्शन घर पर भेंट, या चौथा ऑप्शन टीवी। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच विधि क्या होगी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से घर पर भेंट। प्रसार शिक्षण की एक व्यक्तिगत पहुंच है घर पर भेंट विधि। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थ रंग है? काला, पीला, लाल, या हरा। PGT 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तटस्थ रंग है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, काला। काला और सफ़ेद ये दो रंग तटस्थ रंग होते हैं, तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, ले एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। आपको बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है। रस, दूसरा ऑप्शन क्रेग, तीसरा ऑप्शन वॉन डोमलेन, या चौथा ऑप्शन रट। PGT 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ले एक डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। आपको ये बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, वॉन डोमलेन के द्वारा, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। बल, अनुपात, स्थान, या अनुरूपता। यूपी PGT 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अपना आंसर देते हुए चलना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो स्थान डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कला जीवन के उत्कृष्ट एवं आनंद की अभिव्यक्ति करती है। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की छिपी हुई भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। डिजाइन कलाकार के मस्तिष्क की उपज होती है, जिसे वह आसानी से कला के माध्यम से पुष्पित एवं विकसित करता है। इस प्रकार कला एवं डिजाइन के निम्नलिखित सिद्धांत दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता, दबाव इनके बल, अर्थात स्थान डिजाइन का तत्व है जो निम्न प्रकार है। स्थान यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें स्थान किसका यहाँ पर तत्व है, डिजाइन का तत्व है जो निम्न प्रकार है। स्थान, रंग, पोत, प्रकाश रेखा और आकार आदि। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34, नमूने के सिद्धांत है 3, 4, 2 या 5। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आप यहाँ पर बताते चलिएगा। आपको बताना है कि नमूने के सिद्धांत है, तो कितने सिद्धांत होते हैं नमूने के, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। 5 नमूने के यहाँ पर सिद्धांत होते हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। नमूने के 5 सिद्धांत होते हैं जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इसमें अनुपात, संतुलन, बल, लय और दोहरा, ये आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35। सिलाई किट इनके बॉक्स में निम्नलिखित में से एक वस्तु नहीं रखी जा सकती। कैंची, फीता, सिलाई मशीन, मिल्टन चौक। आपको यहाँ पर बताना है कि सिलाई किट में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नहीं रखी जा सकती। टीजीटी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो सिलाई किट में कैंची भी रखी जा सकती है, फीता भी रखा जा सकता है, मिल्टन चौक भी रखी जा सकती है, लेकिन सिलाई मशीन इसमें नहीं रखी जा सकती। तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारक है धागे का प्रकार, कपड़े का प्रकार, सिलाई टाँके की लंबाई या धागे का खिंचाव। यूजीसी नेट 2006 और पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारक कपड़े का प्रकार होता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या। यहाँ पर सुई के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण कारक कपड़ों का प्रकार है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कपड़ों के हिसाब से सुई का प्रयोग किया जाता है, जैसे अत्यंत महीन वायल रेशम, नायलॉन, टेरिलॉन, मलमल, अर्गेंडी, शिफॉन, पॉलिएस्टर के लिए 9 से 11 नंबर की सुई प्रयोग की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन किन कपड़ों पे 9 से 11 नंबर की सुई प्रयोग की जाती है, जिसमें आपका यहाँ पर महीन वायल रेशम, नायलॉन, टेरिलिन, मलमल, अर्गेंडी, शिफॉन, पॉलिएस्टर, इनके लिए 9 से 11 नंबर की सुई। वहीं मध्यम मर्सराइड यहाँ पर क्रेप, रेशमी, पॉपलिन, टेरिकोट आदि के लिए 11 से 14 नंबर की सुई प्रयोग की जाती है। वहीं मोटे कपड़े जैसे कैनवास के लिए 21 नंबर की सुई का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये भी नोट करते हुए यहाँ से चलिएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37। वह बुनाई जिसमें तैयार वस्त्र पर तिरछी धारियाँ देखी जा सकती है। साटिन बुनाई, सादी बुनाई, ट्विल बुनाई या पायल बुनाई। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि वह बुनाई जिसमें तैयार वस्त्र पर तिरछी धारियाँ देखी जा सकती है, और ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अगर हम यहाँ पर बात करें तिरछी धारों की, तो इस प्रकार तिरछी धारियाँ आपको दिखाई देती है। यहाँ पर आपको तिरछी धारियाँ दिखाई देंगी आपको ट्विल बुनाई में। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर तीसरा सही है, ट्विल बुनाई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38। सभी प्राकृतिक तंतु केवल खालिस्तान के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है। आपको यहाँ पर बताना है कि सभी प्राकृतिक तंतुओं में केवल एक के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है। कपास, ऊन, रेशम या लिनन। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो रेशम के अलावा यहाँ पर सभी स्टेपल तंतु है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39। किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। कपास, सिल्क, ऊन या लिनन। जीआईसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऊन में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40। पेक्टिन पाया जाता है गेहूं में, अमरूद में, अंडे में या केले में। टीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि पेक्टिन पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पेक्टिन अमरूद में पाया जाता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में प्राकृतिक मीडियम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं। पाल्म कर्नेल, नारियल तेल, दुग्ध वसा या सभी विकल्प सही है। हरियाणा पीजीटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में प्राकृतिक मीडियम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पाल्म कर्नेल इसमें भी पाए जाते हैं, नारियल तेल में भी पाए जाते हैं, दुग्ध वसा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उपरोक्त सभी, यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। खाद्य पदार्थों तथा जानवरों में संचित वसा का मुख्य रूप ट्राइग्लिसराइड होता है। मध्यम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड संतृप्त फैटी एसिड होते हैं, जिनकी श्रृंखला 10 से 14 कार्बन के बीच होती है। प्राकृतिक मीडियम श्रृंखला ट्राइग्लिसराइड जिसमें पाल्म कर्नेल तेल, नारियल तेल, दुग्ध वसा
इन सभी में पाए जाते हैं, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो आप इन्हें भी नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42, अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है? छानकर, क्लार्क विधि, उबालकर या इनमें से सभी। पीजीटी 2009 और यहाँ पर 2006 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको बताना है कि अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने के लिए उपयुक्त विधि है, तो कौन सी विधि होगी ये आपको बताते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अधिक मात्रा में पानी को शुद्ध करने की विधि छानकर भी होती है, क्लार्क विधि भी होती है और उबालकर भी होती है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से उपरोक्त इनमें से सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43, बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है? आयोडीन, विटामिन डी, कैल्शियम या लोहा। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण है, तो क्या कारण होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो बच्चों में आईडीडी की स्थिति का कारण होता है आयोडीन, तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। आईडीडी, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोडीन हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। यद्यपि शरीर में इसकी आवश्यकता अत्यंत ही कम, प्रतिदिन लगभग 100 से 150 मिलीग्राम थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य अवयव आयोडीन ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में, और थायराइड ग्रंथि भी आपसे पूछी गई है, तो आप ये भी नोट करते चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा क्लास लाने का मेन उद्देश्य ये है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को यहाँ पर रिवाइज कर सको और बेहतर से बेहतर कंटेंट हम आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अपना 44वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है? प्रोटीन, वसा, विटामिन या कार्बोज। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2009 और 15 और टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा तत्व है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विटामिन ऐसा तत्व है जो शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता लेकिन फिर भी ये शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं? तापमान, ज्यामितीय, फोटोमेट्री या कैलोरीमेट्री। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? क्या तापमान कहेंगे, ज्यामितीय कहेंगे? बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं? तापमान, ज्यामितीय, फोटोमीटर या कैलोरीमेट्री। आपको यहाँ पर बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि ऊर्जा को मापने की विधि को कहते हैं? क्या तापमान कहेंगे, ज्यामितीय कहेंगे, फोटोमेट्री कहेंगे या कैलोरीमेट्री कहेंगे? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऊर्जा को मापने की विधि को कैलोरीमेट्री कहते हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, विटामिन ए का रासायनिक नाम है? थाइमीन, टोकोफेरोल, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल। आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। पीजीटी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, आयोडीन की कमी के कारण यह नहीं होता? मंदबुद्धि, दूसरा ऑप्शन गूंगा बहरापन, तीसरा ऑप्शन बढ़ी हुई शिशु मृत्यु या त्वकशोथ। आपको यहाँ पर बताना है कि आयोडीन की कमी के कारण क्या नहीं होता। यहाँ पर नहीं पूछा गया, ये आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। यूजीसी नेट एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, गूंगा बहरापन आयोडीन की कमी के कारण नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर दूसरा सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। ये थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन का मुख्य अवयव है। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त प्रोटीन होता है। आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलेगा। बढ़ी हुई शिशु मृत्यु, मंदबुद्धि, त्वकशोथ, घेंगा या गलगंड, क्रोटिनिज्म और मैक्सीडीमा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन घेंगा वाला तो बार बार पूछा जाता है और मैक्सीडीमा भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप ये भी नोट करते चलेगा। ये विभिन्न रोग है आयोडीन की कमी के कारण होने वाले, तो ये भी आप नोट करते चलेगा।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है? पाचन, अवशोषण, अंतर्ग्रहण या उपरोक्त सभी? जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि शरीर में जल की आवश्यकता किस कार्य के लिए होती है, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पाचन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है, अवशोषण के लिए भी होती है, अंतर्ग्रहण के लिए भी होती है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जल एक उत्कृष्ट प्रकार का घोलक होता है। यह कोषों के भीतर होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं में एक घोलक की भांति कार्य करता है। शरीर में जल के निम्नलिखित कार्य हैं। अंतर्ग्रहण, यहाँ पर अंतर्ग्रहण यहाँ पर देख लेते हैं। लार जिसका मुख्य अवयव जल है, भोजन के चिपचिपा एवं लुगदी के समान बनाता है, यानी कि भोजन को चिपचिपा एवं लुगदी के समान बनाता है, तभी भोजन ग्रास नली से आमाशय में पहुंचाया जाता है। पाचन, पाचक रसों में जल उपस्थित रहता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। वहीं अवशोषण की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो जल भोजन को सरलतम अणु में विभक्त करके अवशोषित होने में मदद करता है। तो यहाँ से जो भी पॉइंट बन रहे हैं इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित न हो कहलाती है। प्रतिस्कंदता, दीर्घीकरण, अवशोषकता या आर्द्रता? डाइट प्रवक्ता एग्जाम 2014 और 15 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर देते चलना है। तो यहाँ पर बताना है कि वस्त्र की वह गुणवत्ता जो उसे ड्रिप ड्रॉप में सहायता करती है क्योंकि पानी उसमें अवशोषित न हो कहलाती है। तो क्या कहलाती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वह कहलाती है आर्द्रता। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर सही है। आइए बढ़ जाते हैं अपने क्लास के अंतिम में क्वेश्चन की ओर। ORS का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन हमारा है ओरल रेटेड साल्ट, दूसरा ऑप्शन ओरल रेगुलेशन साल्ट, तीसरा ऑप्शन ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट और चौथा ऑप्शन है हमारा ओरल रिवोल्यूशन साल्ट। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और ORS का पूर्ण रूप आपको बताना है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। ORS का पूर्ण रूप होगा ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ORS पूर्ण रूप ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा सुझाए गए मौखिक मिश्रण के पैकेट आसानी से उपलब्ध है। इनकी संरचना निम्नलिखित होती है जिसमें आपको सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम और आप यहाँ ग्लूकोज 20 ग्राम। इस पैकेट के अंशों को 1 लीटर स्वच्छ पेयजल में घोला जाना चाहिए। तो यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बन रही है, इन्हें भी आप नोट करते चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की क्लास में आपको क्या नया सीखने को मिला, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।